चलो, हेलो गाइस, दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे। और आज हम हैं सिकरा के लेक्चर के ऊपर, सिकरा के क्वेश्चन यार लेक्चर के ऊपर। सो आज ये फटाफट सिकरा का क्वेश्चन यार खत्म करते हैं। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन डबल ट्रिपल रखना। हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, नियरली 1-1.5 घंटा पूरा लग जाएगा हमको सिकरा के सिर्फ डिस्कशन के लिए। रेडी, लेट्स गो। टोटल 50+ क्वेश्चन है सिकरा में, रिपीट भी हो सकते हैं, रिपीट वाले होमवर्क के लिए देंगे, बचे हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंसेप्चुअली लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, और पेज नंबर के ऊपर मत जाओ, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से जाओ, इट विल हेल्प यू। ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम प्रिंटिंग के हिसाब से पेज नंबर्स चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन 1 M17 का सवाल है, मिस्टर वीर, अ न्यूली entered investor in the field of the securities business seeks your advice on investments to be made in the securities of the large companies for a long term purpose. With this object in a view, he wants to know the meaning of the following term commonly used in the stock market such as derivative. Derivative का definition last year amend हुआ था। ऑप्शन इन द सिक्योरिटीज, या आप FM वगैरह में डेफिनेशन पढ़े हो, माफा वगैरह में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो वो भी लिख सकते हो। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्होंने इसका डेफिनेशन पूछे हैं, हमारे डायरेक्ट सवाल है, हमारे बुक के अंदर इनका डेफिनेशंस दिए भी हैं मैंने, और सभी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किए हैं। सिकरा में एक हाथ दो बार वो डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, तो आपने एटलीस्ट ये ट्राई करना चाहिए कि जो मेन डेफिनेशन है उनको आप याद करके जाइए। चलो, दूसरे सवाल पे जाता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो पहले एओपी बीओआई स्टॉक एक्सचेंज था, उसको आप जब कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। और एओपी बीओआई के स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स को जब आप डिवाइड करते हो दो पार्ट में, दैट इज ट्रेडिंग मेंबर एंड ओनर्स, दो पार्ट में डिवाइड करते हो, उसे कहते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। पहले सब मेंबर्स म्यूचुअल थे, अब ये डीम्यूचुअलाइज हो गए, मतलब डिफरेंशिएट हो गए, दैट इज अ मीनिंग ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन। तो नीचे काम का चीज है, आप इसको एक बार रीड कीजिए। डीम्यूचुअलाइजेशन एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, सो गो फॉर इट, 1 मिनट के अंदर रीड कीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। अच्छा, रीड कर लिया होगा सबने, आई गेस। ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं। कुछ डायरेक्ट सवाल ही है तो उनको पहले ले लेते हैं। डिफाइन द टर्म डेरिवेटिव एज अपियरिंग इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। डायरेक्ट सवाल है, डेरिवेटिव का डेफिनेशन लास्ट टाइम अमेंड हुआ था, हमने अमेंडेड डेफिनेशन ही आपको दिया है। चलो, सो पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां से प्रैक्टिकल सवाल शुरू होते हैं, और ये मैंने क्लास के अंदर डिस्कस भी किए हैं रेगुलर बैच के अंदर। सो आ जाइए। द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन New Delhi issued a 6-year bond to public directly and not through any stock exchange. Whether Rural Electrification Corporation can do so,
इज इट वायलेशन ऑफ द सिकरा? हमने देखा था सिकरा स्टार्ट करने के पहले कि सिकरा कौन कौन सी चीजों को अप्लीकेबल नहीं होता। गवर्नमेंट ने इशू किए बॉन्ड, आरबीआई ने इशू किए बॉन्ड, सीजीएसजी किसी ने भी या आरबीआई ने, कॉर्पोरेशंस ऑफ सीजीएसजी ने भी अगर कोई सिक्योरिटीज इशू किए हैं उसको भी एप्लीकेबल नहीं होता, या इनके कन्वर्टेबल फॉर्म को भी एप्लीकेबल नहीं होता, और इनसे जो परचेस कर रहे हैं उनको भी एप्लीकेबल नहीं होता। नीचे वही लिखा है, देखिए, इज नॉट एप्लीकेबल टू आरबीआई, द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन सेटअप्स बाय स्पेशल लॉ, एनी पर्सन डूइंग अ ट्रांजैक्शन, या इनके कन्वर्टेबल कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इनको सिकरा एप्लीकेबल नहीं होता। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये मेरे को बोलते ही नहीं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज, तो इसको भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसके इशू ऑफ सिक्योरिटीज को हम ये एप्लीकेबल नहीं करेंगे। सो इट इज बियॉन्ड सिकरा। क्लियर है? सिकरा इसको एप्लीकेबल नहीं होगा, इट्स नॉट वायलेशन ऑफ सिकरा। अगला, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अंडर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1948, हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन द मुंबई, 8% रिडीमेबल बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए हैं फॉर 7 years। दीज बॉन्ड वेर इशूड डायरेक्टली टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक थ्रू अ mechanism of the stock exchanges। You are required to state with reference to the provision of the SICRA whether such a issue of the bonds by IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने क्या वे वायलेशन ऑफ सिकरा है? तो ये भी वायलेशन ऑफ सिकरा नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। तो ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में कर लेना, सिमिलर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जैसा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द मेवाड़ रूरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन उदयपुर एस्टेब्लिश अंडर स्पेशल स्टैट्यूट फॉर 5 years बॉन्ड। सेम सवाल है, 8% रिडीमेबल बॉन्ड, वो वापस से सवाल रिपीट हुआ है, इसको भी होमवर्क ले लेना। तो सिंपल सा लॉजिक में इन सब सवालों के लिए बोल रहा हूं, गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज आरबीआई किसी ने भी अगर कोई भी सिक्योरिटीज इशू किए और उनसे कोई खरीद रहा है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके कन्वर्टेबल पोर्शन को भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये है आपका सिकरा का नॉन एप्लीकेबिलिटी। क्लियर है? एग्जाम में याद रखना, ये किसी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइज का नाम ले सकते हैं, एलआईसी का ले सकते हैं, ये तो अब उनके नाम ले रहे हैं जो नॉर्मली आपको नहीं पता, पर उन्होंने जब बोल दिया कि भैया ये स्पेसिफिक स्टेट के अंदर बना है या सेंटर के अंदर बना है, तो मान लेना इनको एप्लीकेबल नहीं है। ये अपना बेसिक गुरु मंत्र है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। फिर उसके बाद में अगले सवाल के ऊपर जाता हूं, रिकॉग्निशन एंड डिरेकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। रामपुर स्टॉक एक्सचेंज वांट्स टू गेट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज्ड, एक्सप्लेन। हु एंजॉयज द पावर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज? किसको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का पावर मिलेगा? What information will have to be provided with the application? सिंपल सी बात है, 4 पॉइंट कॉमन पॉइंट्स हमने बोले थे। पब्लिक इंटरेस्ट में मिलेगा, इन्वेस्टर इंटरेस्ट में मिलेगा, बेनिफिशियरी इंटरेस्ट मतलब कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस एंड डायरेक्शन। ठीक है? साथ में आपको देना है एमओए प्लस एओए प्लस बायलॉज प्लस 500 रुपए का फी देना है, ये देना है फॉर्म ए में। ये अगर आप दोगे तो आपका स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज हो सकता है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? उसी की प्रोसेस जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वही पॉइंट्स यहां पे बेसिकली देके रखे हैं कि किस किस को रिकॉग्निशन मिल सकता है। आगे कुछ और पॉइंट्स बोले हैं, गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनर इन विच बिजनेस ट्रांजैक्टेड, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस बेयरर। यहां पे कुछ कंडीशन बोले जा सकते हैं कि गवर्निंग बॉडी किस तरीके से रहेगा, मैनेजमेंट उनके पावर क्या रहेंगे, पावर एंड ड्यूटीज ऑफिस बेयरर के क्या रहेंगे, वेरियस क्लासेस ऑफ द मेंबर्स कैसे रहेंगे, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप क्या रहेगा, कैसे रहेगा, फॉर्म नंबर ए में करना है, 500 रुपए में करना है, बायलॉज के 4 कॉपीज, एमओए ओए के 4 कॉपीज, ये आपको देना है और आपका एप्लीकेशन फिर रिकॉग्निशन के लिए प्रोसेस किया जाएगा। जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8, रेफरिंग टू प्रोविजन ऑफ द सिकरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज, to what condition may such a stock exchange be subject to? होमवर्क के लिए सेम आंसर आपका रहेगा, कौन सी कंडीशन कंप्लाई करनी है उसके लिए सेम आंसर मैंने यहां पे दी के रखा है। क्वालिफिकेशंस वगैरह दिया जा सकता है मेंबर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कब करने हैं ये दिया जा सकता है, रिप्रेजेंटेटिव सीजी का कोई रहेगा क्या, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से होगा ये बोला जाएगा। ठीक है? ये 4-5 कंडीशन के ऊपर सीजी आपको एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन के लिए आप वो फॉर्म में 500 वाली कंडीशन वापस लिख सकते हो। अगला सवाल 9 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पावर्स व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट व्हाइल approving the scheme for corporatization remutualization submitted by recognized stock exchange.
so that there is a segregation of the ownership and management of the trading rights of the members. कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन की स्कीम बोलनी है। अब स्कीम के अंदर आपको ये बोलना पड़ेगा कि ट्रेडिंग मेंबर कौन है, सबसे पहले बोलना पड़ेगा कॉर्पोरेटाइजेशन क्या, फिर डीम्यूचुअलाइजेशन क्या, फिर इसके अंदर डीम्यूचुअलाइजेशन में ट्रेडिंग मेंबर कौन, ओनर मेंबर कौन। ट्रेडिंग मेंबर ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, ओनर मेंबर ये ट्रेड नहीं कर सकते। मिनिमम ओनर मेंबर का 51% शेयर होल्डिंग होना चाहिए। गवर्निंग बॉडी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ब्रोकर्स को हम क्या कहते हैं, ये सब चीजें आपको यहां पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी सेक्शन नंबर 4B के हिसाब से। तो ये भी सवाल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको चाहूंगा एक बार इसको रीड करके देखिए। गो फॉर इट फास्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए। कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन इंस्टीट्यूट का हॉट फेवरेट रहा है हमेशा। चलो डन एवरीबॉडी, ये चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम जा रहे हैं, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्पोरेशन डिमोचुलाइजेशन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज issued an order that least 51% of its equity share shall be held within 12 months by public other than shareholders having trading rights. Decide whether the said order of the SICRA whether it is in line। बोल रहे हैं 12 महीने के अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन डिमोचुलाइजेशन से 51% शेयर होल्डिंग उन्होंने लेना चाहिए जो लोग अदर देन ट्रेडिंग मेंबर्स है। तो क्या ऐसा ये बिल्कुल है, ओनरशिप मेंबर्स को 51% शेयर होल्डिंग 12 महीने के अंदर लेना ही पड़ता है, उनके पास ट्रेडिंग राइट नहीं होने चाहिए। सो अगर ऐसा इन्होंने किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है और ये सही है, दिस इज इन द लाइन। इसके लिए आपको कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रोसेस वापस से लिखना पड़ेगा, एंड में कंक्लूड करना पड़ेगा ऑर्डर इशूड बाय सेबी इज वैलिड इन द लॉ।
क्लियर है? सेम मैंने थोड़ी देर पहले बोला था लास्ट क्वेश्चन में। 11. A stock exchange desirous of taking over another stock exchange seeks your advice on corporatization. Examine the provision of the SICRA and the meaning of the term corporatization demutualization. Advise the stock exchange about steps to be taken to give effect to the scheme of corporatization. ऐसी क्या steps ले सकते हैं जो corporatization के scheme को हम यहाँ पे effect दे पाए? ठीक है, अगेन डायरेक्ट सवाल, आपको सेम स्टेप्स लिखने हैं जो ऊपर के क्वेश्चन नंबर 9th में मैंने आपको मेंशन की थी। सो इसको आपने कंसिडर करना एज ए होमवर्क। सभी डायरेक्ट सवाल है। आपको कॉर्पोरेट, देखो सिंपल, कॉर्पोरेटाइजेशन का मीनिंग लिखो पे सबसे पहले, फिर डीम्यूचुअलाइजेशन का मीनिंग लिखो। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब एओपी बीओआई को कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करो, डीम्यूचुअलाइजेशन मेंबर को डिवाइड करो ट्रेडिंग मेंबर, डिसीजन मेकिंग मेंबर और गवर्निंग बॉडी में। फिर उसके बाद में स्टेप्स टू बी टेकन टू गिव इफेक्ट। ठीक है, ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस को कॉर्पोरेटाइजेशन लेना जरूरी है। सेबी इसके लिए स्कीम बना के आपको सेबी को देनी है, सेबी उसको अप्रूव करेगा या सेबी ही आपको स्कीम बना के देगा। अप्रूव्ड स्कीम पब्लिश होनी चाहिए इमीडिएटली। सेबी सेटिस्फाइड हो चुका है तो वो ऑटोमेटिकली आपको पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रेड इंटरेस्ट के अंदर देगा कॉर्पोरेटाइजेशन का परमिशन। स्कीम अप्रूव होने के बाद में राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, वोटिंग राइट डिसाइड किए जाएंगे, स्टॉक ब्रोकर्स के राइट डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, फिर कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन कंप्लीट किया जाएगा, गवर्निंग बॉडी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है, और गवर्निंग बॉडी के अंदर मैक्सिमम ट्रेडिंग मेंबर्स के 1/4 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, बचे हुए इसके 3/4 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे डिसीजन मेकिंग मेंबर्स के। 51% शेयर होल्डिंग ये डिसीजन मेकिंग मेंबर्स के हाथ में होना चाहिए 12 मंथ्स के अंदर। और एंड में कॉर्पोरेटाइजेशन होने के बाद यहां पे एफ के बाद जी वाला पॉइंट ऐड करो, इट शुड बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट एंड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर दो, ऑफिशियल गैजेट दो, सेंटर स्टेट वाला, और न्यूज़पेपर लोकल और नेशनल। क्लियर है? सॉरी, न्यूज़पेपर लोकल नेशनल नहीं, न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश वाला, मतलब लोकल लैंग्वेज वाला और इंग्लिश लैंग्वेज वाला। क्लियर है? अच्छा, ये होने के बाद विड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हम जा रहे हैं। वर्किंग of a city stock exchange association, question number 12, is not being carried on by its governing board in a public interest. On receipt of representation from various investors association, central government think to withdraw the recognition of the stock exchange. You are required to state the circumstances and the procedure for withdrawal of the recognition of stock exchange. आपको पूछा है कब विड्रॉ कर सकते हैं और कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बताइए। अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ऑल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ सच अ विड्रॉवल। पहली बात, आप पब्लिक इंटरेस्ट में, इन्वेस्टर इंटरेस्ट में नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ और नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस और डायरेक्शंस के ऊपर विड्रॉल कर सकते हो। कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन नहीं किया तो भी आप विड्रॉल कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के रिकॉग्निशन का। इसके एडिशन में प्रोसेस है, सीजी उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और फिर विड्रॉल के लिए डिसीजन पास करेगा। साथ में यह भी बोला गया है कि इस विड्रॉल के पहले के जितने कॉन्ट्रैक्ट है वो सब वैलिड है, विड्रॉल के बाद के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा था, आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो बोला वही पॉइंट्स होंगे, एक बार चेक कीजिए।
हेलो हेलो। चलो डन, ये हो गया सबका। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। ये पढ़ने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड फॉर्म्ड इट्स ओपिनियन on certain grounds that the recognized stock exchange to stock exchange be withdrawn. Examine the provisions of the Securities Contract Regulation Act. Explain the procedure that must be followed by CG for withdrawal of the recognition of stock exchange. उसको इफेक्ट देने के लिए क्या प्रोसीजर सीजी फॉलो करेगा, ये पूछा है। तो अपन एक बार मैं इसको रीड कर लेता हूं, आपने तो कर लिया है एक बार। सो लेट्स गो फॉर दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मस्ट विड्रॉ इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में विड्रॉल होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला था। फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंप्लायंस ऑफ कंडीशन डायरेक्शन। विड्रॉवल हाउएवर विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिफोर द डेट ऑफ द विड्रॉल। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं बिफोर द डेट ऑफ विड्रॉल, उसके ऊपर असर नहीं करेगा। मैंने ये भी बोला था कि विड्रॉल के वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट जो ओल्ड वाले हैं उनकी वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होगी, वो कंटिन्यू रहेंगे। द रिटर्न नोटिस शॉल बी इन फॉर्म नंबर सी, जो विड्रॉल के देनी है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नॉट कॉर्पोरेटाइज ड्यूम्यूचुअलाइज, जो कॉर्पोरेटाइज ड्यूम्यूचुअलाइज नहीं हुआ उसका भी डिरेकग्निशन हो सकता है, ये भी मैंने बोला था आपको जस्ट थोड़ी देर पहले। ये भी आपको कंसीडर करना है। Within a specified time before the scheme has been rejected, Security Exchange Board of India under subsection 5 of 4B granted recognized stock exchange shall notwithstanding anything contrary contained in the act stand withdraw by the central government shall be published। मतलब जो विड्रॉल आपने किया है कॉर्पोरेटाइजेशन डिम्यूचुअलाइजेशन या किसी भी दूसरे रीजन से, वो आपने पब्लिश करना चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर। ये एक बहुत बेसिक क्राइटेरिया यहां पे मेंशन किया है। नो सच विड्रॉल शॉल हैव इफेक्ट the validity of the contract entered into made before the date of notification। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर किए हैं वो जैसे के वैसे चलते रहेंगे। ये रिपीट हो रहा है पॉइंट, आप चाहिए तो रख सकते हो, चाहिए तो डिलीट कर सकते हो। इन द गिवन केस स्टॉक एक्सचेंज का विड्रॉल आप अबाउ सिचुएशन में कर सकते हो। सिंपल एज दैट। जितने मैंने पॉइंट बोले जैसे के वैसे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। X Stock Exchange Limited was granted a recognition by Security Exchange Board of India. The stockbroker of stock exchange did not pay much heed to the concept of governance and focus on the increase in their wealth and snubbed the protection of the investor. Their activities were against the interest of trade and general public. Trade और general public के against है। Examine whether central government SEBI has a power to withdraw the recognition। है, बिल्कुल है। Whether a person can be a member of the unrecognized stock exchange for the purpose, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। हालांकि इसका जो दूसरा सवाल है दिस वन इज इंपॉर्टेंट, आप इसको अंडरलाइन करके रखिए, ये कतई इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आप हाँ, आंसर तो सेम ही रहने वाला है पूरा, सिर्फ जो आखिरी पोर्शन है मैं उसका आंसर पढ़ना चाहूंगा। नो पर्सन, ठीक है, नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सिक्योरिटीज एक्सेप्ट विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना अप्रूवल की कोई भी पर्सन अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं हो सकता। ये चीज आपको समझना जरूरी है। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट अगले सवाल के ऊपर जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। एमटीपी का सवाल है, मॉक टेस्ट पेपर। मिसेस अश्मिता D'Souza recently graduated from the National Law School, Bangalore, and made her parents proud while working on her assignment. She got really interested in knowing about the securities and gain expertise in day-to-day working of the financial markets. Meanwhile, her father got wonderful opportunity at the work to move to Germany, and the whole family is very excited to make a move and settle in Germany, obviously. Asmita, along with her family, applied for residence there and also gained the citizenship of Germany. She got married to a German named Vincent, and they both came to India to start a career. After working with Asmita on a couple of assignments, Vincent got interested to become a member of the Chennai Stock Exchange. Discuss whether Vincent and Asmita can come a member on a stock exchange stating the provision of SICRA। काफी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल करके मार्क कर दीजिए। काफी अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल केस एक्सप्लेन करके आपको दिया है और ये बहुत सही सवाल बनाया है इन्होंने, कौन मेंबर बन सकता है और कौन नहीं। तो मैं इसको थोड़ा पढ़ना चाहूंगा।
रूल 8 डिसाइड करता है क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मैंने इसके लिए आपको एक चार्ट दिया था बहुत अच्छे से नियरली सिकरा के लास्ट लेक्चर में कि कौन क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर है। उस चार्ट के हिसाब से रूल 8 में आप क्वालिफाई होने चाहिए। नो पर्सन शॉल बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन नहीं है तो हम उसको मेंबर नहीं बनाते। रूल 8 सब रूल थी प्रिस्क्राइब दैट पर्सन दैट can be admitted as a member of the recognized stock exchange and mention that no person who is a member at the time of the application of recognized stock exchange subsequently admitted as a member is ceased to be a member if he ceased to be a citizen of India। clear है? नॉर्मली बंदा सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहा तो वो मेंबर भी नॉर्मली नहीं रहता है। क्लियर है कंसेप्ट? तो इसको एक बार वापस पढ़ते हैं कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सब्सिक्वेंटली वो मेंबर ऐड हो सकते हैं। नो पर्सन, देखो यहां बोला नो पर्सन हु इज अ मेंबर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, बाद में सिटीजन नहीं रहा तो एडमिट नहीं हो सकता। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन में दिया है। कैनॉट बिकम ए मेंबर, अस्मिता नहीं हो सकती। कैनॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर, ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रायर अप्रूवल अगर आप सेबी का ले लो तो विंसेंट मेंबर हो सकता है। अब यहां सेबी अप्रूवल बोला है, नॉर्मली आपको किसका अप्रूवल लगता है बोला है, दैट इज ठीक है फाइन, सेबी अप्रूवल से गवर्निंग बॉडी उसको मेंबर बना सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, Mr. G applied to be appointed as a member in the place of his brother, Mr. Kumar, who was financial analyst who met an accident in a Bombay Stock Exchange. Governing body of the stock exchange finds him to be eligible as a member. Considering him the close relative of Mr. Kumar, rather experience and knowledge of Mr. G was not in alliance with the required skill for the conduct of business of security. Determine the validity for appointment. तो बोले एक मेंबर डिसीज हो रहा है, उसके जगह पे दूसरा मेंबर आ रहा है और उसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है, क्या आप उसको मेंबर बना सकते हो? अगेन रूल 8 के ऊपर डिस्कशन आ गया है। रूल 8 क्या कहता है देखेंगे। एज पर रूल 8 नो पर्सन इज एलिजिबल टू बी एडमिटेड एज अ मेंबर, शॉल बी एडमिटेड एज अ मेंबर अनलेस सक्सीड्स टू द एस्टेब्लिश बिजनेस ऑफ अ डिसीज रिटायरिंग मेंबर हु इज हिज फादर, अंकल और ब्रदर। किसी भी डिसीज मेंबर को सक्सीड कर सकते हैं इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट। It is also provided in the rule that stock exchange may authorize a governing body to waive the compliance of any condition. ठीक है, but he should be a person of position, integrity, knowledge, expertise in a securities considered by governing body. Governing body चाहिए तो इस requirement को कि उसको knowledge होनी चाहिए securities market का, उसको knowledge होना चाहिए financial market का, इसको governing body waive off कर सकती है अगर वो member बनना चाहते हैं। तो इस केस में क्या बोला है, G is appointed as a member in place of Mr. Kumar. Governing body of the stock exchange find him to be eligible as the member, considering him close relative of Mr. Kumar. जो भी है, though G was a brother of Mr. Kumar, but was not eligible due to lack of experience and knowledge of business. ठीक है, हालांकि गवर्निंग बॉडी वेव ऑफ करना चाहे और सेबी का परमिशन ले तो ये हो सकता है। क्लियर है? तो यहां क्या बोला है, वापस पढ़ते। हाँ, नीचे की कंडीशन से गवर्निंग बॉडी वेव ऑफ कर सकती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए अप्रूवल लगेगा। सेम ही आंसर नीचे दिया है। क्वेश्चन अच्छा था, इसको भी आप पढ़ सकते हो बार बार। KYC or recognized stock exchange has not maintained a proper books of accounts of the stock exchange on the ground that such a books of accounts are not essential. Complaint in this regard was made to SEBI, who appointed Mr. E an expert to make an inquiry. Explain whether a SEBI is authorized to make inquiry and take action against the stock exchange. क्या SEBI इंक्वायरी कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ? पहली बात, SEBI को इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के पावर है क्या? हाँ, SEBI जैसे चाहिए वैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। SEBI ट्रांजैक्शंस को वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है, इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। और साथ साथ में SEBI पिछले 5 साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है मेंबर्स के और स्टॉक एक्सचेंज के। ये चीज बोली गई है।
साथ में इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के पावर जो सेबी एक्ट में दिए है वो भी यूज हो सकते हैं। एनुअल रिटर्न, एनुअल अकाउंट्स आपने सेबी को सबमिट करने चाहिए। पीरियोडिकल रिटर्न भी सेबी को देने हैं, हालांकि एनुअल रिटर्न आपको सीजी को भी सबमिट करने हैं, ये भी बोला है। तो देखते हैं, फर्निश अ पीरियोडिकल रिटर्न टू सेबी, जैसे मैंने अभी बोला लास्ट पॉइंट। करंट अफेयर्स का अपने रिटर्न देना चाहिए। ट्रांजैक्शन शॉर्ट डिलीवरीज के रिटर्न देने चाहिए। 5 साल तक के बुक्स मेंटेन करनी चाहिए जो सेबी इंस्पेक्ट कर सकता है। राइटिंग में इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है मेंबर से। हर डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर ये बाइंड रहेगा कि वो सेबी को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सप्लाई करे, अदरवाइज उन ऑफिसर्स वगैरह को पेनल्टी भी लग सकता है। ये चीज को आपने याद रखना है। सेबी कैरीज आउट रेगुलर इंस्पेक्शन of periodical interval apart from the market condition warrant to carries out the special investigation of the affairs of the exchange। special investigation भी सेबी कर सकता है अगर सेबी को सही लगता है तो। क्लियर है? और इन्वेस्टिगेशन के पावर कहां से लेंगे? सेबी से। इन्वेस्टिगेशन का पहला सवाल है, एक बार इसको रीड कीजिए वापस से मन के मन में। हेलो, चलो डन। अगले कंटेंट के ऊपर जाते हैं, अगले सवाल के ऊपर। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिसीव्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर सत्यनारायण, अ मेंबर ऑफ मालवी स्टॉक एक्सचेंज। स्टेट what powers can be exercised by the Security Exchange Board of India to make inquiries and take action against the matter। सेम सवाल है, होमवर्क, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से किया जा सकता है। अगला, in a public interest, HEM Stock Exchange Limited was issued an order by SEBI to produce certain information explanation relating to its in writing, its operations in writing. The management of the stock exchange were reluctant to part with such a information with SEBI and approached you to seek your advice in the following matter.
ड्यूटी ऑफ एचईएम स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड टू फर्निश पीरियोडिकल रिटर्न्स टू सेबी। क्या पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे? हाँ, एनुअल, सेमी एनुअल, और एनुअल रिटर्न तो सीजी को भी जाता है। पावर ऑफ सेबी टू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन आस्क्ड एज स्टेटेड अबव ओवर एंड अबव द पीरियोडिकल रिटर्न। जो पीरियोडिकल सेबी टू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन आस्क्ड एज स्टेटेड अबव ओवर एंड अबव द पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन एंड ओवर एंड अबव आप क्या दे सकते हो? सेबी मांग सकता है क्या? हाँ, इन्वेस्टिगेशन के पावर्स है। पीरियड फॉर विच स्टॉक एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 5 साल के लिए मेंटेन करने हैं। ड्यूटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज एंड अ पर्सन डीलिंग विद द स्टॉक एक्सचेंज विद रिगार्ड टू इन्फॉर्मेशन, उसने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए डायरेक्टर मैनेजर ने, या उसको पेनल्टी लग सकती है। तो लास्ट क्वेश्चन में ही हमने पूरे के पूरे कंटेंट डिस्कस किए हैं। इसको भी होमवर्क लेना, ये चाहिए तो एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके आगे। क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द सिटी स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन, ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग 7A, रूल्स रिगार्डिंग वोटिंग राइट, पुटिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू बी एक्सरसाइज्ड इन मेंबर and their right to appoint a proxy. You are required to state whether same is permissible. Also state the role of the central government in this respect. पहली चीज, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के वोटिंग राइट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है अगर सभी मेंबर्स इस चीज के लिए एग्री करते हैं, नॉर्मली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह से। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर के ऊपर इंडिया में तो एक रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है, जो है कि आप कितने भी चाहे शेयर होल्डर हो, होल्ड कर लो, आपको सिर्फ एक वोटिंग राइट रहेगा, सिंगल वोटिंग राइट रहेगा। ये ऑलरेडी आपके पास में रेस्ट्रिक्शन है कि सिंगल वोटिंग राइट ही आपको मिलेगा। ठीक है, आप 100 शेयर होल्ड करो तो भी एक वोटिंग राइट, 1 शेयर होल्ड करो तो भी एक वोटिंग राइट। दूसरी बात, आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, इससे प्रोविजंस भी स्टॉक एक्सचेंज चेंज कर सकता है। तो देखना, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज एम्पावर्ड टू अमेंड द रूल्स, किस बारे में? कुछ 4 पॉइंट्स है इसके अंदर। सिंपली रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ वोटिंग राइट स्पेसिफाइंग ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू ओनली 1 वोट, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ मेंबर्स टू अपॉइंट अनदर एज अ प्रॉक्सी, और दूसरे इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर, जो पहले 3 पॉइंट्स के लिए जरूरी है। ये रेस्ट्रिक्शन यहां लगाए जा सकते हैं। तो नीचे आंसर दिया है, अप्रूवल ऑफ प्रपोज चेंजेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायर लगेगा, पब्लिश द सेम इन ऑफिशियल गैजेट करना पड़ेगा, जो मॉडिफिकेशन करने हैं, चेंजेस करने हैं, वो आप कर सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये सवाल भी थोड़ा सा मीडियम लेवल का इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर 21 नवंबर 07 का सवाल है, PQR लिमिटेड इज होल्डिंग 33% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कोया स्टॉक एक्सचेंज। द कंपनी अपॉइंट्स MNL लिमिटेड एज इज प्रॉक्सी हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कोया स्टॉक एक्सचेंज टू attend the vote at the member of the stock exchange. Examine whether Koya Stock Exchange can restrict the appointment of MNL Limited as a proxy of PQR Limited and further restricts the voting right of the PQR Limited in a Koya Stock Exchange. एक बार सवाल वापस पढ़िए, होमवर्क के लिए है बट अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वापस एक बार सवाल पढ़िए, गो फॉर इट फास्ट। ओके, सो सवाल है क्या ये हो सकता है प्रॉक्सी मेंबर अपॉइंट करना? हो सकता है अगर रूल्स रेस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉक्सी के रूल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, अब यहां देखो वही लिखा है, सब्जेक्टिव आंसर है, राइट्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो अपॉइंट कर सकते हैं। सो यहां कोया स्टॉक एक्सचेंज
also have also restrict the voting right of PQR Limited, provided it is not so provided in the rule, may amend the rule after getting approval of the central government, यही बोला है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी के भी राइट्स वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ में, ये चीज बोली गई है। तो चाहे तो रेस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, चाहे तो नहीं भी हो सकता, सब्जेक्टिव आंसर है, आपने आपके हिसाब से लिखना जरूरी है। Question number 22. Examined with reference to the provisions of the Securities Contract Regulation Act, whether it is possible for City Stock Exchange Limited Company incorporated under Companies Act to insist that its member should appoint only one member as their proxy. क्या हो सकता है? हाँ, आप रूल अमेंड कर सकते हो, सीजी अप्रूवल ले सकते हो और सिर्फ एक प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट का प्रोविजन भी बना सकते हो। सेम आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 23. सेबी इज ऑफ द ओपिनियन दैट in the interest of the investor, it is desirable to amend the rules of the XYZ stock exchange, prohibiting the appointment of the broker member as a president of the stock exchange. ब्रोकर मेंबर को आप स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट नहीं बनाओगे, ये रूल वो डालना चाहते हैं। एक्सप्लेन रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी सिक्रा एक्ट। तो यहां पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा, अजीब सवाल है। देखो क्या कहते हैं, वापस पढ़ता हूं। सेबी इज ऑफ द ओपिनियन that in the interest of investor it is desirable to amend the rule of XYZ stock exchange prohibiting appointment of a broker member as president. सेबी अमेंड करना चाहता है इन्वेस्टर इंटरेस्ट में कि स्टॉक एक्सचेंज का प्रेसिडेंट ब्रोकर मेंबर नहीं होना चाहिए। क्या ये सेबी अमेंड कर सकता है? बिल्कुल। सेक्शन 8, 9, 10 में सेबी को पावर्स है, सीजी को पावर्स है कि वो बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज चेंज कर सकते हैं और वो रूल्स को अमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यहां पे। तो आ जाइए, इसके लिए सेबी क्या करेगा? पहले तो सेबी ये सुमोटो कर सकता है या गवर्निंग बॉडी अप्लाई कर सकती है। सेबी फिर ऑर्डर पास करेगा, अगर सेबी सुमोटो करेगा तो रीजन देगा, अगर गवर्निंग बॉडी अप्लाई कर रही है तो रीजन देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी सेबी देगा अगर खुद सुमोटो ये कर रहा है तो। 2 महीने के अंदर स्टॉक एक्सचेंज ने इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर स्टॉक एक्सचेंज 2 मंथ्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट नहीं करता तो सेबी खुद एक ऑफिसर अपॉइंट करके इसको इंप्लीमेंट करवा लेगा। ये चीज को याद रखना। तो देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विथ स्टॉक एक्सचेंज may order in writing a stock exchange to amend the rules within a period of 12 months. If exchange fails to comply with the order, central government may on its own amend the rules. ये पहला सीजी का हुआ, अब सेबी का। If recognized stock exchange fails to neglect to comply with the order made within 2 months, SEBI may by itself make a rules and made thereunder. SEBI rule prepare कर सकता है and modification कर सकता है और वो amend कर सकता है। The amended rule should be published in the official gazette of the state in which principal office of the stock exchange is situated. After such a publication, rule will be valid and will be considered कि ये stock exchange के rules का part है, bylaws का part है। The governing body of stock exchange is constitution of the power of the management in a manner of the business to be transacted. Governing body को ये मानना पड़ेगा, उस हिसाब से business करना पड़ेगा जिस हिसाब से डायरेक्ट किया है। उसके नीचे डिस्कस किया है नीचे। अब क्या ये अमेंड किया जा सकता है सेबी की तरफ से? Yes. So in the given case, SEBI can issue a direction to recognize stock exchange to amend the rules of the stock exchange, और stock exchange इसको अगर amend नहीं करता तो 2 महीने में SEBI खुद अपॉइंट करके amend कर लेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है सेक्शन 8A, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पता है ना बच्चों? जब आप सेटलमेंट के साइकिल्स और क्लियरिंग के लिए, डिलीवरी और पेमेंट और क्वेरीज के लिए जब एक नया कॉर्पोरेशन सेट करते हो और उसको पूरी सेटलमेंट सर्विसेज आउटसोर्स करते हो तो उसे कहते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जैसे एनएससी का है, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद है आपको? ये चीज को याद रखना, मैंने क्लास के अंदर ये बताया भी था। पर्पज ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या? पहले तो सवाल पढ़ते हैं, सॉरी। The Executive Committee of Recognized Stock Exchange desires to transfer certain duties and functions to the clearing house recently set up as a clearing corporation incorporated as a company under the Companies Act. Examine, state the purpose for which such a transfer of duties and function can be made. कौन से function duties transfer किए जा सकते हैं? What is the procedure to be adopted? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटअप करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट में कंपनी बनानी है, उसका मेन बिजनेस क्लियरिंग का होना चाहिए, सेबी का अप्रूवल लेना है, कंपनी सेटअप करनी है और फंक्शन ट्रांसफर करने हैं। उसकी गवर्निंग बॉडी सेपरेट रहेगी, डिसीजन मेकिंग सेपरेट रहेगा। तो आइए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ट्रांसफर द ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग हाउस टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर सकते हो, डिलीवरी एंड पेमेंट के लिए कर सकते हो, अदर इंसिडेंटल मैटर मतलब क्वेरीज और ग्रीवियंसेस के लिए कर सकते हो। इसके लिए क्या लगेगा?
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए देखो, प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, जैसे मैंने बोला, शॉल मेक अ बायलॉज सबमिट द सेम टू सेबी, खुद के बायलॉज बना के सेबी को देने हैं। सेबू में ग्रांट अप्रूवल ऑन द बेसिस ऑफ बायलॉज, यहां बायलॉज हुआ है तो बायलॉज कीजिए। SEBI shall grant such a approval unless it is satisfied that such a approval is in the interest of trade, also in the public interest. Public interest में भी ये होना चाहिए, इसे हम कहते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। The management of the Rampur Stock Exchange desires to transfer its duties and functions to a clearing corporation. Advise the management of the said stock exchange about the extent of the control which may be exercised by clearing corporation अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। यहां टेंडर हुआ है, टेंडर नहीं होना चाहिए टेंडर का, अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेम सवाल है तो इसको होमवर्क लीजिए, एक बार आप रीड कर सकते हो, ठीक है। आगे पावर टू मेक अ बायलॉज एंड अमेंड बायलॉज का है। क्वेश्चन 26, Security Exchange Board of India received a serious complaint against the affairs of the members of the stock exchange. Explain the power of SEBI under SICRA to make inquiries and to take action if necessary against the member of stock exchange. ये तो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाला सेम सवाल आया, वापस रिपीट हो गया है। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का सेम सवाल रिपीट हुआ है। इंक्वायरीज आप कैसे कर सकते हो, 5 साल की बुक्स सेम सेम है ना, देखो कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर इंक्वायरी, 5 साल तक के बुक्स मेंटेन करो, फिर इंक्वायरीज करो, अगर एडिशनल लगता है डायरेक्टर मैनेजर मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, साथ में आप कैरी आउट कर सकते हो इन्वेस्टिगेशन, बायलॉज का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है उसके खिलाफ पेनल्टी पनिशमेंट्स दे सकते हो, ये सब सेम पावर है सेबी के। आगे उसके ऊपर आप फाइन लगा सकते हो, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर कर सकते हो, सस्पेंशन ऑफ मेंबर कर सकते हो, पेनल्टी लगा सकते हो। क्वेश्चन 27, a recognized stock exchange proposes to make bylaws for the regulation and control of the contract relating to purchase and sale of security. State the legal requirement under SICRA to give effect to proposal. Explain the powers of SICRA and Securities and Exchange Board of India SEBI to amend the bylaws. Amend the bylaws just हमने पढ़ा था किस तरीके से होता है, SEBI सुमोटो कर सकता है या ऑन एप्लीकेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी कर सकता है। सुमोटो करेगा तो रीजन देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। एप्लीकेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी के बेसिस पे करेगा तो रीजन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देगा क्योंकि वो खुद अप्लाई कर रहे हैं। सेबी सिचुएशन का एनालिसिस करेगा, ऑर्डर पास करेगा जो 2 महीने में स्टॉक एक्सचेंज ने इंप्लीमेंट करनी है, बोथ केस बाय सुमोटो या एप्लीकेशन पे। अगर स्टॉक एक्सचेंज 2 महीने में इंप्लीमेंट नहीं करता तो सेबी ऑफिसर अपॉइंट करके उसको इंप्लीमेंट करवा लेगा। क्लियर है, सेम आंसर है अमेंडमेंट का, मैं चाहिए तो मार्क करता हूं, आ जाइए। मेक बायलॉज का पावर है परचेस एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेबी के हिसाब से। स्पेसिफाई द बायलॉज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ विच शॉल बी वॉइड। जो भी मेंबर कॉन्ट्रावेंट करेगा लायबल टू पनिशमेंट, फाइन वगैरह रहेगा। बायलॉज ये प्रीवियस पब्लिकेशन के हिसाब से रहेंगे, ये बोला गया है। ऑफिशियल गैजेट में बायलॉज देना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर चाहे तो बायलॉज ऑन राइटिंग डिस्पेंस किए जा सकते हैं सेबी की तरफ से। अब ये वो कंटेंट है जो बायलॉज में होना चाहिए, ये मैंने देख रखा है। पहला ये हुआ, अमेंडमेंट का यहां से है जो मैंने आपको बोला था, सेबी माई इधर रिक्वेस्ट इन राइटिंग रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्निंग बॉडी, मैंने बोला था ना गवर्निंग बॉडी अप्लाई कर सकती है, या तो फिर ऑन इट्स ओन मोशन खुद भी अमेंड कर सकता है। अमेंड द बायलॉज शुड बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करना है। स्टॉक एक्सचेंज हैज द ऑब्जेक्शन टू अमेंड मेड बाय सेबी, इट में विद इन 2 months अप्लाई टू सेबी फॉर रिवीजन। 2 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करो या सेबी को रिवीजन के लिए अप्लाई करो। ठीक है, सेम आंसर है, एक बार आप चाहो तो वापस रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट।
डन एवरीबॉडी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं। नवंबर 05 मई 07 का सवाल है, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ सिक्रा रिगार्डिंग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द गवर्निंग बॉडी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आप गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को कब सुपरसीड कर सकते हो? पहली बात पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरी बात इन्वेस्टर इंटरेस्ट, कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं किया तो, कंप्लायंस ऑफ कंडीशन डायरेक्शन नहीं किया तो, फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो, या गवर्निंग बॉडी के हाथ से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो, ये 6 कैसे लगता है जब आप गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड कर सकते हो। साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना, जब सुपरसीड करो उसका एग्जिस्टिंग मेंबर्स को बना देना कि आप नई गवर्निंग बॉडी आपको सेटअप करनी है। सेम आंसर आएगा बच्चों, कुछ नहीं है, सब टंग पे है, दिमाग में भरो और कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देख लो आंसर, जो बोला है वही होगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिटर्न नोटिस देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड गिवन करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है गवर्निंग बॉडी को, ठीक है, तो ही जाके सुपरसीड हो सकता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन, अच्छा ये 4 पॉइंट तो इतने लिखे ही नहीं है क्या जिंदगी के अंदर? है अब 4 पॉइंट तो लिखे ही नहीं है, तो यहां लिख लो रीजन ऑफ सुपरसीडिंग। रीजन ऑफ सुपरसीडिंग आंसर में ऐड करना चाहिए। क्या रीजन हो सकता है? पहला, पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं किया। दूसरा, इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया। तीसरा, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ में काम किया है। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन डायरेक्शन, या गवर्निंग बॉडी खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन फ्रॉड, या सिचुएशन उसके कंट्रोल के बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में हम गवर्निंग बॉडी को हकालते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, ठीक है। नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, और पर्सन्स टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्निंग बॉडी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन वाइस चेयरमैन वगैरह अपॉइंट कर सकती है जिस पीरियड के लिए उसको सही लगता है उसके लिए, जब तक मेंबर नई गवर्निंग बॉडी अपॉइंट नहीं करते, ठीक है। नीचे आंसर दिया है, सेम आंसर जो प्रोविजन से निकाला गया है, इसको चाहिए तो लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। डन, डन एवरीबॉडी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, recognized stock exchange limited is involved in trading of the shares of Sun Limited. The SEBI receiving the complaint from group of the investor inquired and found that the trading of the shares of Sun Limited is being conducted in a manner detrimental to the interest of general investors. Order to curb the same, SEBI wants to issue some directions to Recognized Stock Exchange Limited, referring to the provisions of the SICRA. Discuss whether the SEBI has a power to issue the direction. Can such a direction be given to an individual who made some profit in any transaction in contravention of provision of security? पहली बात तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिटेड, वॉइड या इलीगल डिक्लेयर कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा। अगर बंदा इन्वॉल्व है कि भाई इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, तो प्रॉफिट भी आप वापस ले सकते हो और ट्रांजैक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, दैट इज अ डिफरेंट टास्क। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले तो आईएमपी मार्क करके रखना। अलग सवाल है, एकदम से समझेगा नहीं कि क्या लिखना है, क्वेश्चन 12 सेक्शन 12 कोट कर सकते हो, ठीक है। देखो आंसर क्या है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट में डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट के लिए, प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज being conducted in the manner detrimental to the interest of investor, प्रॉपर मैनेजमेंट सिक्योर करने के लिए, इशू सच ए डायरेक्शन टू एनी स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, किसी को भी डायरेक्शंस दे सकते हैं, टू एनी कंपनी आप डायरेक्शंस दे सकते हो जो आपके हिसाब से या सेबी के हिसाब से चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज को डायरेक्शन दो या कंपनी को दो या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दो, जो आपको सही लगता है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट में होना चाहिए, तो इस केस में आप डायरेक्शंस दे सकते हो और ट्रांजैक्शन को प्रोहिबिटेड, वॉइड, इलीगल डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर है? तो आंसर भी वही कंक्लूड किया होगा, देखना। सेबी में इशू डायरेक्शंस टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, एक्सप्लेन in a given section clarifies the power issued under section 12A.
और जो अमाउंट आपने कमाया है एज अ प्रॉफिट वो डिस्गॉर्ज करना है। डिस्गॉर्ज करना है मतलब रिटर्न करना है। अगर आपने वो प्रॉफिट किसी और असेट में इन्वेस्ट किया है तो असेट भी सरेंडर करनी है। अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस कैन बी गिवन टू एन इंडिविजुअल हु हैड मेड सम प्रॉफिट इन अ ट्रांजैक्शन, कि उसने कॉन्ट्रांजेक्शन किया है, प्रॉफिट कृपया रिफंड करे। आंसर इसका एक बार पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गो फॉर इट फास्ट। हो गया सबका डन। ओके अब सिकरा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है सिकरा के अंदर, नियरली हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं 29। हम यहां स्टॉप करते हैं। सिकरा के क्वेश्चनर का एक सेकंड पार्ट भी आएगा, उसके अंदर सिकरा के बचे हुए क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन है। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।